राजीव एक 30 साल का नौजवान लड़का है, लेकिन उसे देखकर आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वह जवान है, क्योंकि ऑफिस की थकान और ईएमआई पर लिया गया मकान उसे हर समय टेंशन देते रहते हैं। अभी 4 साल पहले ही तो उसकी जॉब लगी थी। उसके पापा ने भी अपना सारा प्रोविडेंट फंड राजीव और उसके भाई को एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करवाने में लगा दिया था। अब तो पापा के पास भी कुछ नहीं था कि वह मदद मांग सके, पर इतनी क्या जल्दी थी राजीव को घर लेने की। फिर अभी 2 साल पहले ही तो उसने नई चमचमाती कार खरीदी थी। इतना टेंशन मोल लेने की जरूरत क्या आन पड़ी? इसका जवाब बहुत आसान है। अगर राजीव ये सब नहीं लेता तो उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी ये कैसे मान लेते कि राजीव लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, एक बड़ा आदमी बन गया है। नई कार, खुद का घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगा फोन, बिना इनके भी कोई सक्सेस दिखती है क्या? 1 लाख की सैलरी में से 30,000 घर की और 12,000 कार की ईएमआई पे करने पर और अपनी जरूरतों पर खर्च करने के बाद जैसे तैसे 20,000 तो वह बचा ही लेता था। इसी दौरान राजीव के पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी। अब देखिए, बेटा इंजीनियर, पापा सरकारी नौकरी से रिटायर, तो शादी तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। और फिर पिछले साल पड़ोस वाले शर्मा जी ने बिजली विभाग में क्लर्क होकर भी अपनी बेटी की शादी पर 1 लाख लगाए थे। तो राजीव के पापा तो ऊंची पोस्ट पर थे, तो 20 से 25 लाख से कम की शादी कैसे कर सकते हैं? पापा की इज्जत बचाए रखने के लिए राजीव ने 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। अब क्या था, ईएमआई बढ़कर 55,000 हो गई। फिर शादी हुई, खर्चे बढ़े। इन्हीं खर्चों को पूरा करते करते राजीव 50 साल का हो गया। अब उसका बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था ताकि एक सिक्योर जॉब मिल जाए और ये मिडिल क्लास लेगेसी आगे बढ़ती रहे। तो ये थी राजीव की कहानी। आइए देखते हैं हितेन के घर का माहौल। हितेन पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके पापा के शहर में सोने चांदी की दुकान थी। अच्छे खासे पैसे थे घर में, लेकिन आज भी हितेन का परिवार अपने पुराने घर में ही रहता है। उसके पापा के पास वही सिर्फ डिजायर है जो उन्होंने 4 साल पहले ली थी। हितेन जब भी अपने पापा से बाइक या कार के लिए पैसे मांगता तो वो कहते कि यह कार तेरी ही तो है यार, जब जरूरत पड़े ले जाया कर, और कॉलेज की बस तो आती है ना, क्या जरूरत है कार की। किसी तरह हितेन ने बीबीए पास किया और पापा के साथ दुकान का काम करने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने हाईवे पर एक प्रॉपर्टी बताई। हितेन ने अपने पापा से इसके बारे में बात की। उसके पापा को यह इन्वेस्टमेंट आइडिया अच्छा लगा और इस तरह हितेन ने अपनी लाइफ की पहली प्रॉपर्टी ले ली। इस प्रॉपर्टी को रेंट करके धीरे धीरे हितेन ने और भी प्रॉपर्टीज बना ली। लेकिन हितेन आज भी अपने परिवार के साथ उसी पुराने मकान में रहता है। बस अब उसके पास अपनी खुद की एक X700 है। तो देखिए, सीन कुछ समझ में आया, समझ में नहीं आया तो समझ में भी आ जाएगा और सीन बदल भी जाएगा। 8 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसके कारण इंडिया का मिडिल क्लास कभी भी खुद को फाइनेंशियली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। 2 परिवारों का मिलन, एक नए रिश्ते की शुरुआत। भारत के लोगों के लिए शादी केवल एक ट्रेडिशनल इमोशन है और इसीलिए गहनों से लेकर कपड़े, खाना, गार्डन, यहाँ तक कि सूटकेस जैसी चीजों का बिजनेस भी इसी पर टिका हुआ है। शायद इसीलिए इंडियन लगेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18% है, जो बहुत सी और इंडस्ट्रीज से कहीं ज्यादा है। और इसकी 84% सेल्स वेडिंग सीजन में होती है। इसी से आप देश में बढ़ते द बिग फैट वेडिंग का ट्रेंड समझ सकते हैं। प्री वेडिंग शूट से लेकर हनीमून तक सब कुछ एक्स्ट्रा अरेंज करने के चक्कर में लोग अपना बजट ही भूल जाते हैं और लोन लेकर शादियां करते हैं। किसी को भी कोई शिकायत का मौका ना मिले, लोगों के लिए हमारी शादी यादगार हो, इस चक्कर में तो लोग अपनी बरसों की कमाई दौलत 3 दिन के फंक्शन पर उड़ा देते हैं। और फिर भी कोई ना कोई पड़ोसी, फूफा या जीजा कुछ ना कुछ नुक्स तो निकाल ही देता है। इसलिए किसी को दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंस के बैंड ना बजवाने में ही आपकी भलाई है। मेरे हिसाब से तो शादी एक इंटीमेट फंक्शन की तरह सेलिब्रेट होनी चाहिए, कुछ चुनिंदा खास लोगों के साथ। पर फिर भी अगर आप एक ग्रैंड वेडिंग चाहते हैं तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही इसे एग्जीक्यूट करें। अपना बजट फाइनल करें और किसी भी सूरत में बजट को एक्सीड मत होने दें, ताकि शादी शादी रहे, बर्बादी
ना बन जाए। नंबर 2, आप यूजर हैं या यूज हो रहे हैं। खाना मंगवाना है, रुकिए, जोमेटो है ना। ग्रोसरी चाहिए, बिग बास्केट है ना। घड़ी, वॉशिंग मशीन, कपड़े, जो चाहिए आजकल एक क्लिक पर आ जाता है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट है, जहां लगभग 800 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और एनुअली 124 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। पर हैरान कर देने वाला फैक्ट तो ये है कि इसका 60% हिस्सा किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि 2 टियर सिटीज और स्मॉल टाउन से आता है, जहां भारत का 80% मिडिल क्लास रहता है। लोग ऑनलाइन फैसिलिटी के इतने दीवाने हो गए हैं कि 500 मीटर पर जाकर राशन की दुकान से सामान लाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करने को प्रोग्रेसिव सोच समझने लगे हैं। पर देखिए, ये फैसिलिटी अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में इसलिए चलाई गई क्योंकि वहां हमारे देश की तरह हर गली में राशन की दुकान और सब्जियों के ठेले नहीं मिलते। प्रैक्टिकली हमें इस चीज की इतनी खास जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही लिंक्डइन पर दिल्ली के राहुल काबरा का पोस्ट वायरल हो रहा था, जहां उन्होंने सेम रेस्टोरेंट से अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर के बिल का फर्क पॉइंट आउट किया था। उन्होंने एक ही रेस्टोरेंट से सेम चीजें ऑनलाइन ऑर्डर की और रेस्टोरेंट से डायरेक्ट भी परचेज की। ऑनलाइन वही चीज 500 के बाद भी 512 की थी, यानी आप हर ऑर्डर पर लगभग 100 से 100 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। बात रुपए की नहीं है, बात है घर बैठे ही सब कुछ एक क्लिक पर मंगवाने वाली इस आदत की, जिसने हमें कंपल्सिव बाइंग की तरफ ढकेल दिया है, जहां हम बिना मतलब के बस चीजें खरीदे ही जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास इंसान कभी यह समझ ही नहीं पाता कि ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। प्रोग्रेसिव होने के नाम से स्टार्ट हुए इस ई कॉमर्स के जाल ने उनकी जेब पर कितना बड़ा बर्डन डाल दिया है। अगर आप किसी दिन बैठकर इन एप्स पर होने वाले मंथली एक्सपेंडिचर का हिसाब लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि आप इन एप्स के यूजर हैं या आप खुद यूज हो रहे हैं। नंबर 3, ब्रांड्स द गेम ऑफ स्टेटस। ब्रांड दुनिया के मार्केट का एक बहुत बड़ा मायाजाल है। ब्रांड यानी वो चीज जो 1000 की जीन्स को 4000, 6000, यहाँ तक कि 10,000 का बना देता है। जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़ा उसे पहनने वाले का रुतबा। यही कारण है कि लोग ब्रांड्स के पीछे दीवाने हैं। ये सारा मायाजाल फिल्म इंडस्ट्री का बुना हुआ है, जिससे जुड़ी सेलिब्रिटीज आपको हमेशा टॉप ब्रांड्स का स्टफ यूज करते मिलेंगे। लेकिन सच तो ये है कि उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, उन्हें इसी शो ऑफ के पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप मार्क जकरबर्ग, बराक ओबामा, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स को देखें तो आपको इनके कपड़ों पर बड़ा बड़ा ब्रांड का नाम लिखा हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि आमतौर पर मिडिल क्लास के ब्रांडेड कपड़ों में होता है। स्टीव जॉब्स तो अपने 90% इंटरव्यूज में आपको ब्लू टर्टल नेक और जीन्स में ही दिखेंगे। ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन है कि वो दिखावे की परवाह नहीं करते। जहां एक तरफ मिडिल क्लास पैसा आते ही उसे दिखाने लग जाते हैं, वहीं जो सुपर रिच होते हैं उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। वे इसे फिजूल खर्ची और रिसोर्सेज का वेस्टेज मानते हैं। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आती है जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में जूते और कपड़ों जैसी चीजों को भी EMI पर लेने का ऑप्शन देखता हूँ। मतलब अब आपके कपड़े भी उधार के होंगे। स्टेटस सिंबल के पीछे भागते भागते हम ना जाने कैसी वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें सब एक दूसरे से ज्यादा सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। ऐसी दौड़ में उलझने से बेहतर है कि आप लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करें, इंडियन ब्रांड्स को अपनाएं। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी का स्टफ प्रोवाइड करते हैं। केवल एक टैग के कारण 4000 रुपए खर्च करना मुझे तो समझ नहीं आता। नंबर 4, उधार का स्टेटस। घर लेना है, लोन ले लीजिए। घर रिनोवेट करवाना है, लोन ले लीजिए। कार लेना है, लोन ले लीजिए। यहाँ तक कि आजकल तो लोग ट्रैवलिंग के लिए भी लोन ले रहे हैं। लोन तो हमारे देश में ऐसे मिलने लगा है जैसे सब्जी भाजी हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 67% लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। इसमें से 74% लोग मिडिल क्लास सैलरीड बैकग्राउंड से आते हैं। ये सिनारियो आपको सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीजों पर लोन लेना और 10 से 11% का इंटरेस्ट भरना
धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर रहा है। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी भी रीजन से 1 लाख का पर्सनल लोन लिया 2 साल के लिए, तो राइट नाउ 10.65% का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपकी लगभग 5,000 की EMI बनेगी। जो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा वो होगा 1,20,000 के आसपास। अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, लेकिन देखिए वहीं अगर आप इस 5,000 को जैसे आप EMI के तौर पर दे रहे हैं उसकी SIP करोगे केवल 2 ही साल के लिए, तो आपकी सेविंग हो जाएगी 1,36,000। वो भी अगर सिर्फ 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न को माने, यानी जिस पैसों का आपने केवल स्टेटस दिखाने के लिए वेस्ट कर दिया उससे आप ज्यादा पैसे बना सकते थे। इससे एक और बात समझ आती है कि अगर आपको कोई सपना है, कोई बकेट लिस्ट है, तो आप 2 साल के लिए लोन लेने के बजाय 2 साल के लिए इस तरह की छोटी छोटी SIP कर सकते हैं। फिर इन पैसों से आप अपना वो सपना पूरा कर लीजिए, वो भी बिना बर्डन के। नंबर 5, पढ़ाई की लड़ाई। मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। हर घर के चिराग का इंडियन मिडिल क्लास में कुछ इसी तरह स्वागत होता है। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की दौड़ में लोग इतने पागल हैं कि जमीन जायदाद बेचकर भी अच्छे स्कूल, अच्छी कोचिंग, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाने से पीछे नहीं हटते। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर के सपने पर लाखों खर्च करने से पहले हर पेरेंट्स को यह जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये सपना उनके बच्चों का भी है, या फिर वे अपना ही सपना उस पर थोप रहे हैं। साल 2022 में नीट के लिए लगभग 19 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। वहीं IIT में 10 लाख और सिविल सर्विसेज में 11,35,000, यानी कुल मिलाकर करीब 40 लाख। इनमें से केवल 10% ही सक्सेसफुल होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को इन एग्जाम्स के लिए ट्राई ही नहीं करना चाहिए। पर किसी भी पाथ को चुनने से पहले आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट, स्किल्स और अपना मॉनेटरी स्टेटस भी देख लेना चाहिए। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या IAS, IPS ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपको सच में वो फील्ड पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे प्रोफेशनल एंगल से यानी पैसे कमाने के जरिए से देखते हैं तो और भी कई रास्ते हैं जहां आप इनसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। यूपी में 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए क्लर्क लेवल की जॉब निकली थी, पर उसमें लगभग 3,700 PhD होल्डर्स ने फॉर्म भरा। यानी आप सोच सकते हैं कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन की वैल्यू क्या है। आपकी स्किल्स और कामयाबी एक कागज की डिग्री की मोहताज नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बिना कॉलेज से हाई फाई डिग्री लिए खुद से बुक रीडिंग से सीख सकते हैं, पॉडकास्ट से सीख सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं, कोर्सेस से सीख सकते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ एजुकेशन। एडिमिंट में छपे एक आर्टिकल के अनुसार एक एवरेज फैमिली अपने बच्चे के एजुकेशन पर लगभग 15 से 50 लाख खर्च करती है, जो कि उसकी लाइफ के सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है। थोड़े और अच्छी सैलरी वालों के लिए ये खर्चा 1 करोड़ तक भी जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये खर्चा उतनी वैल्यू और स्किल प्रोवाइड करता है? शायद नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शर्मा जी के बेटे को देखकर अपने बेटे का फ्यूचर मत डिसाइड करें। आप वो करें जो सच में उसके लिए अच्छा है। नंबर 6, कार या बेकार। मकान, शादी और एजुकेशन के बाद सबसे बड़ी लायबिलिटी जिसकी बेड़ियों में मिडिल क्लास खुद को बिना वजह जकड़ लेता है वह है कार। लास्ट ईयर गाड़ियों की सेल में 8.2% का इजाफा हुआ और रिकॉर्ड 4 मिलियन यानी 40 लाख गाड़ियां बिकी। बढ़ते पेट्रोल के दाम और बढ़ती कार सेल इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि कैसे मिडिल क्लास बिना कैलकुलेशन के फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं और खुद को आर्थिक दबाव में डाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपका डेली एवरेज ट्रेवल कितना है। अगर वो 30 किलोमीटर से कम है तो आपके लिए कैब ही बेस्ट रहेगी और सस्ती भी पड़ेगी। अगर आपकी एवरेज ट्रेवल इससे ज्यादा है तो कार लेना सही हो सकता है, लेकिन वही जिसे आप अफोर्ड कर सकें। कार लेते समय केवल ऑन रोड प्राइस मत देखें, उसका एनुअल मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और बाकी खर्च भी कंसीडर करें। अगर आप बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं तो यूज्ड कार का ऑप्शन भी देख सकते हैं।
अगर आप ईएमआई का बर्डन आराम से झेल सकते हैं तो कार लेना ठीक है, लेकिन अगर आप खुद को दबाव में डालकर कार ले रहे हैं तो यह कार बेकार है। नंबर 7, 21 दिन में पैसा डबल। मिडिल क्लास आज दुनिया के 80% प्रोडक्ट और सर्विसेज का कंज्यूमर है, इसीलिए हर तरह की स्कीम्स इन्हीं को टारगेट करती हैं। आरबीआई के अनुसार साल 2023 में लगभग 3,500 करोड़ के फाइनेंशियल स्कैम्स रिकॉर्ड हुए, जिनमें इन्वेस्टमेंट स्कैम, पार्ट टाइम जॉब स्कैम, क्यूआर कोड स्कैम जैसी कई चीजें शामिल हैं। जब भी कोई आपको पैसा कमाने का आसान तरीका बताए तो अलर्ट हो जाइए। बिना सोचे समझे कहीं भी ट्रांजैक्शन मत कीजिए, ना बेटिंग एप्स में, ना इंट्राडे ट्रेडिंग में, ना एमएलएम स्कीम्स में, और ना ही किसी जॉब दिलवाने वाली स्कीम में, क्योंकि हर चीज जो कम समय में ज्यादा पैसे देने का वादा करती है वो एक तरह से जुआ ही है। नंबर 8, पहले स्पेंडिंग फिर इन्वेस्टिंग। अक्सर आपने सुना होगा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब, लेकिन असली वजह यह है कि अमीर लोग कम खर्च करते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि मिडिल क्लास दिखावे के लिए खर्च करता है और इन्वेस्ट नहीं करता। मेरा एक दोस्त था, उसके पापा हमेशा कहते थे कि जब आप 90% इन्वेस्ट कर लो तो 10% अपने शौक पर खर्च करो। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले 90% खर्च करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। और अब एक प्रो टिप, जब भी आपका कुछ खरीदने का मन करे तो 24 घंटे का रूल फॉलो करें। एक दिन रुकिए, सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। दूसरा, 2x रूल। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो यह देखिए कि क्या आप उसे 2 बार खरीद सकते हैं। अगर हाँ तो खरीदिए, वरना मत खरीदिए। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, देखिए कि आज जो मन में है वह कर लेते हैं, कल किसने देखा। यह लाइन मिडिल क्लास को उलझाने के लिए बनाई गई है। अब फैसला आपको करना है कि आप आज के आराम के लिए जीना चाहते हैं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए।